नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन व राजनीति की प्रथम इकाई के दूसरे टॉपिक संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दी जाती है जो संविधान के मूल उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। इस प्रस्तावना का प्रयोजन संविधान निर्माताओं के विचारों और उनके उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, ताकि जब संविधान को लागू किया जाए तो संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखा जा सके। 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये प्रस्तावना भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना थी जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, लेकिन तत्पश्चात 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में बदलाव किया गया और उसमें 3 नए शब्दों को स्थान मिला। वे शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का सारांश है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना के निर्धारण के लिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस पर चर्चा के पश्चात भारतीय संविधान के क्या लक्ष्य और उद्देश्य होने वाले हैं उनका निर्धारण किया गया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारी प्रस्तावना है वो आधारित है। 22 दिसंबर को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का निश्चय किया गया, जिसमें नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता और न्याय की प्राप्ति हो सके। आगे चलकर यही मुख्य बिंदु हमारी प्रस्तावना में समाहित किए गए। इस प्रस्तावना में भारतीय राज्य की प्रकृति और उसके लक्ष्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली इस प्रकार है। हम भारत के लोग। प्रस्तावना में ये शब्द जो हैं हम भारत के लोग, ये शब्द अमेरिकन स्वतंत्रता की घोषणा के दस्तावेज से लिए गए हैं। अमेरिका भी भारत की तरह एक उपनिवेश था। जब इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उसी से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के प्रारंभ में भी हम भारत के लोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द के कई मायने हैं। इसका मुख्य अर्थ ये है कि संविधान में अंतिम प्रभुसत्ता है वो जनता में निहित की गई है, यानी भारत की जनता है वही प्रभुसत्ता को धारण करती है और संविधान निर्मात्री सभा है वो मात्र जनता की ही प्रतिनिधि है। संविधान निर्मात्री सभा प्रभुसत्ता को जनता की ओर से धारण करती है। जनता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा को चुना है। और तीसरा, ये संविधान भारतीय जनता की इच्छा का ही परिणाम है और जनता ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है संप्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अपने प्रभुसत्ता शब्द का अर्थ होता है कि आंतरिक और बाह्य दृष्टि से जब कोई राज्य अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है उसे हम सॉवरेन कंट्री या संप्रभु राष्ट्र कहते हैं।
तो संप्रभुता संपन्न शब्द प्रस्तावना में शामिल करने का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी ब्रिटिश सत्ता जो थी भारत पर, उसका अब पूरी तरह से अंत हो गया है और भारत की जनता, या फिर हम कह सकते हैं भारत की जनता के प्रतिनिधि ही समस्त निर्णय है वो अब लेंगे। फिर है समाजवाद। समाजवाद एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था का घोतक होता है जिसमें राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के माध्यम से समाज का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ये नोट करने की बात है कि समाजवाद शब्द है ये 1976 के संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में शामिल किया गया है। मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था और 1976 की तत्कालीन सरकार जो थी उसकी ये सोच थी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को कोई एक दिशा दी जानी चाहिए। इसके लिए समाजवाद शब्द है उसको इसमें शामिल किया गया है। समाजवाद के अंतर्गत राष्ट्र के समस्त आर्थिक जो उत्पादन है उसके ऊपर समाज का नियंत्रण है वो सरकार के माध्यम से स्थापित किया जाता है। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द है ये भी 76 के संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी भारतीय राज्य ने कोई राजधर्म घोषित नहीं किया है, जबकि हम अपने पड़ोसी राज्यों में राजधर्म है वो पाते हैं। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम को राजधर्म घोषित किया है, उसी तरह से भारत में कोई राजधर्म नहीं है। भारत एक सेक्युलर स्टेट है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और इसमें सभी नागरिकों को अपने व्यक्तिगत विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मूल अधिकारों के माध्यम से दी गई है। लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ स्टेट, अंतिम सत्ता है वो जनता के पास होगी और लोकतंत्र का प्रतिनिध्यात्मक जो प्रकार है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ना अपनाकर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी। प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से भारत में जनता है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। अगला शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों शब्दों के बिल्कुल अलग अर्थ हैं, इनमें कंफ्यूज ना हो। गणतंत्र का अर्थ है कि राष्ट्र का प्रमुख है वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। राष्ट्र का प्रमुख किसे कहेंगे हम? राष्ट्र का प्रमुख भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख है, वो वंशानुगत नहीं होता। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, जबकि हम कई राजतांत्रिक देश देख सकते हैं जिनमें राष्ट्र का प्रमुख है वो वंशानुगत होता है। जैसे हम इंग्लैंड का, ब्रिटेन का उदाहरण लें तो वहाँ का सम्राट या साम्राज्ञी है वो वंशानुगत होती है, उनका निर्वाचन नहीं किया जाता। इसके विपरीत भारत में गणराज्य या गणतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है, जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किया जाता है। फिर है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म और वर्ण के आधार पर भेदभाव ना हो। वहीं आर्थिक न्याय आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। राजनैतिक न्याय मतदान और चुनाव लड़ने के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करवाता है। यानी भारत में सभी नागरिकों को एक निश्चित उम्र प्राप्त करने के पश्चात, निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात मतदान का अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्ति है उसको स्वयं चुनाव में खड़े होने का या चुनाव लड़ने का भी उसको अधिकार होगा। भारतीय राज्य है वो इस प्रकार के प्रयास करेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर अन्याय न हो, सभी को समानता की दृष्टि से राज्य के द्वारा देखा जाएगा। फिर है समता और बंधुत्व, यानी सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाएं, सभी नागरिकों के लिए अवसर की उपलब्धता हो और
सभी भारतीय नागरिकों में आपस में दृढ़ भावनात्मक संबंध स्थापित हो, जो राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाएगा। इसके प्राप्ति के लिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। सभी व्यक्ति है वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, ताकि उनमें एक एकता और बंधुत्व की भावना है उसका विकास हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ विचारकों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके संबंध में कुछ टिप्पणियां की है। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यानी इसको पढ़ने से या इसको जानने से हमारे सामने भारत का संविधान है उसका दृश्य है वो प्रस्तुत हो जाता है, या इस कुंजी से हम भारतीय संविधान की जो भावना है उसको पहचान सकते हैं। N.A. पालखीवाला, इन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। वहीं K.M. मुंशी ने इसे संविधान की राजनैतिक कुंडली कहा है। इसके अलावा इतने वर्षों के जो संविधान का कार्यकरण है उसमें प्रस्तावना से संबंधित कई वाद हैं वो भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने उपस्थित हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वाद हैं उनके बारे में हम जानते हैं। पहला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। इस वाद में ये निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी प्रस्तावना में जो भी कुछ लिखा गया है या जो उद्देश्य और लक्ष्य भारतीय राज्य के निर्धारित किए गए हैं उनको लागू करना न करना सरकार के विवेक पर निर्भर है, और सरकार समय समय पर विभिन्न अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर इन उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास है वो कर सकती है, लेकिन कोर्ट इनको लागू करवाने संबंधी कोई आदेश है वो नहीं दे सकता। यानी ये जस्टिसिएबल नहीं है। जिस प्रकार मूल अधिकारों को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो उसी प्रकार से प्रस्तावना है वो भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगला महत्वपूर्ण वाद है बेरूबारी यूनियनवाद 1960। इसके अंतर्गत जो निर्णय दिया गया वो इस प्रकार है कि संविधान की भाषा जब कभी अस्पष्ट होगी या संदिग्ध होगी, प्रस्तावना विधिक निर्वचन में सहायता करेगी। यानी जब कोई संविधान का प्रावधान अस्पष्ट होगा तो उसके पीछे की मूल भावना जानने के लिए हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन है वो संभव नहीं है। अगला वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है, यानी प्रस्तावना बाकी संविधान का जिस प्रकार संशोधन किया जा सकता है उस प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो इस विवाद में जो निर्णय आया उसी का अनुसरण करते हुए या उसी के पश्चात 1976 में सरकार ने इस प्रस्तावना में भी संशोधन किया और 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता है ये इस संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। यह है संविधान की प्रस्तावना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और विभिन्न विवाद। और इसके आगे हम अगले लेक्चर में मौलिक अधिकारों संबंधी अध्याय है उसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।